हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे सामने है अप्लाइड जूलॉजी। ये किस में आने वाली है, हमारा जो DSSS का सिलेबस है उसी का ये PDF जो है मेरे सामने ओपन है। तो इसी में एक यूनिट है अप्लाइड जूलॉजी, उसी को हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। आइए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ होस्ट, उसके बाद रिलेशनशिप चेक करेंगे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू NCERT। भी देखते हैं कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं पॉपुलेशन में या स्पीशीज में। सिम्बायोसिस बहुत ही पुराना टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कि 5th क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाता है सिम्बायोसिस के बारे में। बट नॉर्मली बच्चों को क्या पता होता है, लाइकन्स। लाइकन्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, उनको बेनिफिट मिलता है एक दूसरे से साथ में रहने से। बट उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में क्लोज इंटरेक्शन है और डिफरेंट स्पीशीज हैं दोनों ही, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विच इम्पैक्ट द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसोसिएटिंग पॉपुलेशन। दो अलग अलग स्पीशीज के दो मेंबर साथ में रहते हैं एक लंबे पीरियड तक, और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उनको हो सकता है बेनिफिट हो सकता है उनको कोई नुकसान हो सकता है उनके एक दूसरे के साथ रहने पे कोई भी इफेक्ट ना हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। अब जो सिम्बायोसिस है, हमने कहा कि इसमें बेनिफिट भी हो सकता है, हार्म भी है और नो इफेक्ट। तो देखते हैं कि बेनिफिट अगर होता है तो उसके लिए एक अलग टर्म है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट हो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। हार्म, जिसमें एक को बेनिफिट हो और एक को नुकसान हो, एक को हार्म हो किसी तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। या फिर एक को कोई भी बेनिफिट ना हो और एक को क्या हो, नुकसान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। सेम इसी तरीके से NCERT में अमेंसलिज्म भी होता है, उसको हम कवर करेंगे आगे। नेक्स्ट है नो इफेक्ट, जिसमें कोई भी फर्क ना पड़े किसी भी स्पीशीज को। तो देखते हैं रिलेशनशिप हमारे अकॉर्डिंग टू NCERT। ये जो टेबल है ये मैंने NCERT से ही ली है। तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं पॉपुलेशंस के बीच में, या फिर स्पीशीज कैसे एक दूसरे के साथ सरवाइव करती है। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही स्पीशीज को साथ में रहने से क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, स्पीशीज ए स्पीशीज बी दोनों के सामने पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है साथ में रहने से। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, दोनों के सामने किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का, इट मीन्स दोनों को ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है साथ में रहने से, किसी ना किसी टाइप का हार्म उनको पहुंच रहा है। नेक्स्ट है प्रिडेशन, जिसमें एक को बेनिफिट है बट दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसी ना किसी टाइप का उनको हार्म हो रहा है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, इसमें भी सेम ही है। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म, एक को फायदा और एक को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म, एक को नुकसान और एक को कोई भी बेनिफिट या फिर कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज अमेंसलिज्म। ये NCERT से मैंने एज इट इज लिया है, इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, दिस इंटरेक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज, जिसमें दोनों को फायदा होता है। फर्स्ट है लाइकन्स, जिसमें फंगस और एल्गी क्या करते हैं, दोनों साथ में एसोसिएट करते हैं, साथ में रहती हैं, फंगस भी और एल्गी भी। एल्गी कौन सी एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नॉर्मली जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करती है। Similarly, mycorrhiza are the association between fungi and roots of higher plants. Mycorrhiza कहाँ रहते हैं, Mycorrhiza are association between fungi and roots of higher plant. Higher plant की roots में रहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, flowers and pollinators. pollinators pollinators कौन है, जैसे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट क्या करेंगे, फ्लावर्स पे आके उनको पोलिनेट करेंगे, बदले में उनको क्या मिलता है, उनको बदले में मिलता है नेक्टर। तो दोनों को ही फायदा हो रहा है, फ्लावर्स का पोलिनेशन हो गया, इंसेक्ट्स को क्या मिल गया, नेक्टर मिल गया, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है ना। तो जब दोनों को बेनिफिट होगा
हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, और ये तीनों ही एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के हमारे लाइकन्स, माइकोराइजा और फ्लावर्स एंड पोलिनेटर्स, ये तीनों ही एग्जाम्पल हमारे म्यूचुअलिज्म के हो जाएंगे। नेक्स्ट है फीमेल वास्प एंड फिग स्पीशीज। इसमें क्या होगा, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीशीज। फिग स्पीशीज ओनली पोलिनेटेड बाय फीमेल वास्प। जो फिग स्पीशीज है, फिग का जो हमारा प्लांट है, उसको पोलिनेटेड बस कौन कर सकता है, फीमेल वास्प। बदले में उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, इन रिटर्न फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज ओवी पोजिशन। ओवी पोजिशन मतलब एग लेइंग, वो बदले में क्या करती है, वहां पे अपने एग ले करती है, और साथ ही साथ और क्या करेगी, उनके जो डेवलपिंग सीड्स हैं उनको भी यूज करती है फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। क्या बोला है कि फिग के फिग का जो फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल ये वास्प है, मुझे ऐसे ही बनानी आती है, अगर ये यहाँ पे आती है तो ये अपने एग इसके ऊपर ले कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रूट होगा, उस फ्रूट के अंदर जो सीड होगा, उस सीड को ये यूज कर सकती है अपने लार्वा के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इस फ्लावर्स का क्या बेनिफिट होगा, जब ये यहाँ पे आके बैठेगा सेटिंग पोजीशन पे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो सब इसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, और फिर ये जाएगा किसी दूसरे फ्लावर के पास, और दूसरे फ्लावर पे जाके जब ये उधर जाके बैठेगा तो क्या होगा, पोल जो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स थे वो सारे इधर गिर जाएंगे। इससे क्या होगा, पोलिनेशन। ठीक है, दोनों को ही फायदा होगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑर्चिड, शो ए bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect। ऑर्चिड मतलब एक हमारा इस तरह का फ्लावर है जिसकी जो पेटल्स हैं उसकी थोड़ी डाइवर्सिटी अलग तरह की है। ऐसा लगता है कि कोई फीमेल इंसेक्ट वहां पे बैठा हुआ है, बट वो है क्या, प्लांट है। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर कोई अगर कोई अगर कोई फ्लावर के ऊपर इस तरीके से फीमेल इंसेक्ट है तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, मेल। लेकिन ये फीमेल नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, पेटल ही है, फ्लावर की पेटल है। अब मेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो मेल जब आएगा तो क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और बदले में मेल को क्या होगा, मेल को क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, उसको अपना सेक्सुअल प्लेजर जो है, यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट ये लिखा हुआ है, ये इसको मिल जाएगा। तो यहाँ भी दोनों का ही फायदा होता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bee and bumblebees, and ensure guaranteed pollination. The Mediterranean orchid offers employs sexual deceit to get pollination done by species of bee। और यहाँ पे जो ये बी होगा, ये मेल इधर आएगा। ठीक है, और जब ये इधर आता है फ्लावर्स के पास, तो इसको लगता है कोई फीमेल है, बट वो रियल में फीमेल नहीं होती, वो क्या है, ऑर्चिड फ्लावर की ही जो फ्लोरल पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। वो लगता है कि फीमेल है कोई, बट रियल में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे शूडो पॉपुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं, शूडो पॉपुलेशन होगा, और दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये भी हमारा म्यूचुअलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, दोनों को ही क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होगा, दोनों को ही। कंपटीशन मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े में तो नुकसान ही होता है ना दोनों को। तो रिलेटेड स्पीशीज और अनरिलेटेड स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो, जब वो किसी सेम रिसोर्स के लिए फाइट करती हैं तो क्या होता है, लिमिटिंग। जब वो रिसोर्सेज क्या हो, कम हो, कम चीज़ों के लिए तो फाइट होती है ना। अगर सीट है एक और जो कॉम्पिटिटर है वो 5 है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है।
क्योंकि सीट एक ही है, तो देखते हैं, कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसी को सीट मिलेगी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स visiting flamingo and resident fishes compete for their common food. Some shallow South American lake, किसी लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगो, जो आने वाले फ्लेमिंगो जो बर्ड्स हैं वो भी उसी फिश को खाते हैं, लेक्स में जो फिश हैं, और जो वहाँ पे रहने वाली रेजिडेंट फिश है वो भी उन्हीं फिश, मतलब वो भी उन्हीं इंसेक्ट्स के ऊपर, या जो भी उस लेक्स के अंदर फूड है उसी के ऊपर फीड करती है। तो वो उनका फूड जो है कॉमन है, बाहर से आने वाले विजिटिंग फ्लेमिंगो भी लेक से ही खाना ले रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी वहीं से खाना ले रहे हैं। जू प्लैंकटन जो इस लेक के अंदर होंगे, तो वो तो क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटि मतलब हमारे जो जू प्लैंकटन है ये क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक रीजन में, इसके बाद जू प्लैंक्टन, आपने शायद फूड चेन में पढ़ा होगा। तो जू प्लैंक्टन होते हैं लेक्स के अंदर, और फिश या फिर फ्लेमिंगो इनके ऊपर फीड करते हैं। तो सुपीरियर स्पीशीज विल एलिमिनेट द लोअर स्पीशीज, होगा क्या, जो ज़्यादा पावरफुल होगी, जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगी वो जीत जाएगा, उसको खाना मिल जाएगा, और जो पावरफुल नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है हार जाएगा, उसको तो जाना पड़ेगा जगह को छोड़ के। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल इसका, कंपटीशन का। याद रखना है आपको, फ्लेमिंगो का एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागो आइलैंड became extinct within a decade after goat were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat. एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागो आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर ही, मतलब पिछले कुछ दशक में ही, पिछले एक दशक में ही ये जो टॉर्टोइज है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कब हुए एक्सटिंक्ट ये, जब वहाँ पे क्या चली गई, गोट्स, गोट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया उस आइलैंड पे, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, क्योंकि उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, जो वहाँ पे घास फूस था वो उन्होंने खा लिया। तो उसके बाद क्या होगा, टोरटोइस के लिए वहाँ पे खाना बचेगा नहीं, तो टोरटोइस क्या करेंगे, किसी और एरिया में चले जाएंगे, तो उस एरिया से क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट, या फिर जब फूड नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि सुपीरियर स्पीशीज हमेशा क्या करती है, विन, जीत जाएगी, और जो लोअर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या आ जाएगा, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर, या तो उसके ऊपर या तो उसके अंदर। ठीक है, और उसके अंदर अगर रह रहा है तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान भी करेगा, उसके अंदर रह रहा है तो वहां से खाना भी लेगा, उसके ऊपर रह रहा है तो वहां से भी खाना लेगा। ठीक है, तो अपना न्यूट्रिशन भी वहीं से लेता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो इसी से ये अपना फूड लेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। अब ये अगर बाहर रहता है तो हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट, अगर ये अंदर रहेगा तो हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। ठीक है, बाहर रहेगा जैसे टिक्स, माइट्स। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के बाहर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट टाइप लगे होते हैं वो क्या है, टिक्स, माइट्स, वो सब क्या करते हैं, उनकी स्किन से ही फूड अपना लेते हैं, ब्लड सक करते हैं। एंडोपैरासाइट जैसे हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस, सॉरी, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो सब क्या है, एंडोपैरासाइट है। या फिर या फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्कैरिज हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो एंडोपैरासाइट जो अंदर रहेंगे और एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट लीड्स ए पैरासिटिक लाइफ थ्रू द होल पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। परमानेंट मतलब जो पूरा टाइम, लीड से पैरासिटिक लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म
का जन्म भी अंदर ही हुआ और मरता भी वो अंदर ही है, अपने होस्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला होस्ट है और ये क्या है, पैरासाइट है। तो अगर ये पूरा 100% इसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये इसके लिए क्या है, परमानेंट पैरासाइट है। ठीक है, पूरी लाइफ इसी के अंदर रहेगा तो उसका मतलब वो परमानेंट पैरासाइट है उसके लिए। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, एस्कैरिस। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट लीव्स ए पैरासिटिक लाइफ व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइव्स। मतलब पूरा टाइम वो किसी पैरासाइट के अंदर किसी होस्ट के अंदर नहीं रहता, पैरासाइट किसी होस्ट के पास नहीं रहता पूरा टाइम। अपनी लाइफ का कुछ पार्ट वो किसी होस्ट की बॉडी में या फिर उसके ऊपर स्पेंड करता है, और वो भी कब, जब उसको अवसर मिलता है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओब्लिगेटरी पैरासाइट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट ए पैरासिटिक लाइफ। वो एज अ पैरासाइट ही रहता है और अपने होस्ट के बिना तो वो रह ही नहीं सकेगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम जिससे हमें मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट आता है ओकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट, जो कि अनयूजुअल होस्ट की बॉडी में अचानक से चला जाता है, वो क्या है, एक्सीडेंटल पैरासाइट। एबेरेंट पैरासाइट कौन होते हैं, हैपन्स टू रीच अ प्लेस वेयर इट कैन नॉट लाइव। एक पैरासाइट किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे वो रह ही नहीं सकता, अचानक से एक्सीडेंटली कहीं पे चला जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एबरेंट पैरासाइट। हैपन टू रीच ए प्लेस वेयर इट कैन नॉट लिव, जहाँ पे वो रह नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। एपीपैरासाइट, it is a parasite whose host, often an insect, is also a parasite and their association is called hyperparasitism। क्या बताया है एपीपैरासाइट में, होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर कौन रहता है, पैरासाइट। अब ये वाला पैरासाइट भी किसी के लिए होस्ट है, क्योंकि इसकी बॉडी में भी कौन रहता है, पैरासाइट। तो ये होस्ट है, ठीक है, ये पैरासाइट है, बट सॉरी, बट जो ये वाला है इसके लिए ये क्या है, होस्ट। तो जब एक ही होस्ट के अंदर दूसरा होस्ट हो किसी थर्ड वन पैरासाइट के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, अब ये जो बीच वाला है, ये एक जगह पे तो पैरासाइट की तरह प्रेजेंट है और एक जगह पे ये एज अ होस्ट भी रह रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एपी पैरासाइट या फिर हाइपर पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म आई होप यू ऑल नो। कोयल और ये क्रो वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब कोयल अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रख देती है और इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवोल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट। मतलब उसके एग जो है बिल्कुल क्रो के एग की तरह लगते हैं, और क्रो क्या सोचता है कि वो मेरे एग हैं और उनको इंक्यूबेट करता है, मतलब उनका अच्छे से ध्यान रखता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। अब जब वो बिल्कुल सेम दिखते हैं तो सेम दिखने से क्या होगा, चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि वो जो होस्ट है उनको बाहर फेंके, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे एग्स हैं, बट वो उसके नहीं होते, वो रियल में किसके होते हैं, कॉयल के होते हैं। और वो उसको पहचान नहीं पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये फॉरेन एग्स हैं। ठीक है, और उसको इसलिए वो इजेक्ट आउट भी नहीं करता, बाहर भी नहीं फेंकता। तो इस तरह के पैरासिटिज्म को हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। Commensalism, one species benefit and other is neither harmed nor benefited। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना नुकसान होता ना फायदा होता। Orchid growing as epiphyte on mango tree, barnacle growing on back of whale, fish lives in the body of sea anemone having stinging tentacles, remora fish that attach on shark and
अदर फिश। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कमेंसिलिज्म के। जब ऑर्चिड ग्रो करता है एज ए एपीफाइट, एपीफाइट मतलब एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट जब ग्रो करता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्चिड है ये मैंगो ट्री के ऊपर जाएगा, मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करेगा, डेवलप होगा, तो उससे क्या होगा? मैंगो ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बारनेकल ग्रो करेगा वेल के ऊपर, वेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सी एनीमोन, ये किसके अंदर रहता है? हैविंग स्टिंगिंग टेंटाकल, फिश रहती है सी एनीमोन के अंदर, फिश रहती है। और किसके अंदर रहती है ये? एक स्टिंगिंग टेंटाकल्स, ये फॉर एग्जांपल स्टिंगिंग टेंटाकल्स है जिनसे पॉइजन रिलीज होगा। तो अब इसको क्या बेनिफिट हो रहा है? इसको बेनिफिट ये कि इसके अंदर ये इजीली आराम से रह सकते हैं, इसको कोई भी डर नहीं है, कोई भी जो प्रिडेशन इसका नहीं होगा, किसी से भी इसको डरने की जरूरत नहीं है, ये आराम से यहाँ रह सकती है। लेकिन क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ा? इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिमोरा फिश दैट अटैच्ड ऑन शोर एंड अदर फिशेज, रिमोरा फिश भी क्या करती है? वो किसी दूसरी फिश या शार्क की बॉडी के ऊपर चिपक जाती है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती है। लेकिन इतनी बड़ी फिश के ऊपर अगर एक छोटी सी फिश आ भी जाएगी तो उस पर ज्यादा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है? कमेंसिलिज्म। Other example of commensal include bird species such as great egret, RD alba that feed on insect turned up by grazing mammals or on soil organisms stirred up by plowing। क्या कहा है कि जैसे फील्ड एरिया में ग्रेजिंग मैमल्स आपने देखे होंगे, जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं या जो सॉइल पे इंसेक्ट्स हैं, जब वो उड़ते हैं या फैलते हैं, तो वहाँ पे जो बर्ड हैं वो क्या करते हैं? उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, फीड करते हैं उनके ऊपर। अब ग्रेजिंग मैमल्स का इनसे क्या फायदा हुआ? उनका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने की वजह से फायदा किसका हो गया? बर्ड का, ठीक है। तो ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल है कमेंसिलिज्म का, कि एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और एक को फायदा हो जाएगा। टाइप ऑफ होस्ट में प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी, पैराटेनिक, रिजर्वायर होस्ट और वेक्टर होस्ट, 5 तरह के हमारे होस्ट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? टॉपिक वाइज हम सभी सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो टॉपिक वाइज हम अप्लाइड जूलॉजी को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो मैं इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो प्राइमरी होस्ट हमारा क्या है? डेफिनेटिव होस्ट, ए होस्ट इन विच पैरासाइट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि मैन इज द प्राइमरी होस्ट फॉर वुचेरिया बैनक्रोफ्टी, जो वुचेरिया बैनक्रोफ्टी है फिलेरियल वोम, ये क्या करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अपने गैमेट्स बनाता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। और किसके अंदर? मैन के अंदर। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? ये भी प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मलेरिया के लिए जो हमारा पैरासाइट है वो अपने आप को डिवाइड करता है। कहाँ पे? फीमेल की स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। फीमेल भी कौन? एनोफिलस मॉस्किटो। नेक्स्ट इज सेकेंडरी होस्ट, द होस्ट इन विच पैरासाइट अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे पैरासाइट रिप्रोडक्शन तो करेगा बट एसेक्सुअल। और मैन यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा मलेरिया के लिए, और फीमेल के लिए सेकेंडरी होस्ट हो जाएगी हमारी वुचेरिया के लिए, ठीक है। तो याद रखना है, प्राइमरी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेकेंडरी जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। पैराटेनिक जो कैरियर होता है, जो कि किसी भी पैरासाइट को ट्रांसफर करता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का जो काम करता है, एक तरीके से जो लाइफ साइकिल होती है पूरी पैरासाइट की उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन? पैराटेनिक होस्ट। नेक्स्ट है रिजर्वायर होस्ट, जिसमें कोई टेम्पररी होस्ट नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा? इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसफर किया जाता है of a parasite in the body when the main host is not available। जब कोई मेन होस्ट ना हो तो उसको रिजर्वायर होस्ट में रखा जाएगा, ठीक है।
और पैरासाइट नीदर अंडरगो डेवलपमेंट नोर कोज एनी डिजीज। लेकिन रिजर्वायर होस्ट में जब कोई पैरासाइट रहता है तो वो वेट करता है कि कब परमानेंट होस्ट आए, तब मैं जाऊंगा, फिर मैं डेवलप करूंगा। रिजर्वायर होस्ट के अंदर वो कोई डेवलपमेंट या कोई भी किसी भी तरह की उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, मंकी, किसका, रिजर्वायर होस्ट के लिए। नेक्स्ट इज वेक्टर होस्ट। इसमें इन्फेक्टिव स्टेज को ही ट्रांसफर किया जाता है ऑफ अ पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर। एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इन्फेक्टिव स्टेज को डालना इज नोन एज वेक्टर होस्ट। दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेक्टर है और एक हमारा बायोलॉजिकल वेक्टर है। मैकेनिकल में क्या होगा, जिसमें इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन उसका खुद कोई डेवलपमेंट में रोल नहीं है, ठीक है। बट नो पार्ट ऑफ द पैरासाइट, दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट, बट नो पार्ट ऑफ द पैरासाइट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन इट, मैकेनिकल वेक्टर में, ठीक है। पैरासाइट को ट्रांसफर तो कर रहा है बट खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, हाउस फ्लाई, कॉकरोच और ये सब किसके केस में है, एंट अमीबा के केस में। ये पैरासाइट को ट्रांसफर करते हैं बट खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि क्या करता है, अंडरगो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये भी करता तो वेक्टर को ही ट्रांसफर, मतलब वेक्टर ही है एक तरीके से, कैरियर है, लेकिन ये खुद भी इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में। अंडरगो अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट बिफोर इट गेट्स ट्रांसफर टू अनदर होस्ट। एग्जाम्पल, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम एंड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इन द केस ऑफ बुचेरिया। तो ये थी हमारी यहाँ पे फर्स्ट वीडियो। होप कि आप सबको अच्छी लगी हो। मैंने इसमें कुछ नोट्स भी अलग से ऐड किए हैं और कुछ मेरा इसमें जो मैंने इसमें डाला है वो एनसीईआरटी से लिया है। इसको आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं बट एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने एक साइट से लिए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो यूनिट है हमारी फिफ्थ सेमेस्टर, जो ग्रेजुएशन में फिफ्थ सेम है, वहाँ से यूनिट एज इट इज़ DSSB के सिलेबस में दी गई है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बट टॉपिक वाइज हम चलेंगे तो मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपको तो कमेंट भी ज़रूर करना है और अगर आपका रिस्पॉन्स होगा तभी मैं अच्छे से और काम कर पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।